तो क्या साधारण बुखार भी एक इमरजेंसी ले सकता है? After 23 people died between July and September following a fever that quickly progressed to organ failure. मान लीजिए किसी गांव में रोड एक्सीडेंट हुआ तो उस पेशेंट को हम उठाएं एकदम से, या उसको एकदम से गाड़ी में भर के हॉस्पिटल ले जाने की सोचें, या उसको थोड़ा आराम दें? क्या करना चाहिए? जब तक इनके बड़े मामा जो भी थे वो आते, पेशेंट मर गया। बाद में पता चला वो उसके सगे रिलेटिव थे ही नहीं, वो उनके एरिया के कोई नेता थे। और यही सर दर्द जो आपको पता नहीं था, धीरे धीरे शाम आते आते आप बेहोश हो जाएंगे। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे सीटी स्कैन के द्वारा पता चलेगा कि ब्रेन हेमरेज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आप घर पे बैठ के कैल्पोल की गोलियां खा रहे थे। कभी कभार ये मान लेना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं पता। बहुत सही बात है। एक आम आदमी को नहीं पता कि लोग खुद ही डॉक्टर बनते हैं। हाँ, खुद ही डॉक्टर बनते हैं। स्कूल में कौन से बेंच पे बैठते हो? मतलब पीछे के बेंच पे बैठते हो। टीचर जो बोर्ड पे लिखती है दिखाई देता है? मुझे तो टीचर ही दिखाई नहीं देती। मैंने बोला मतलब सर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो, पॉडकास्ट विद एचएस। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो एपिसोड है उसकी मैं बात करूं। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एपिसोड हर व्यक्ति विशेष के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज जो एपिसोड आपके बीच में हम लेकर आए हैं पिछले सभी एपिसोड से डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी, आपातकालीन। हम ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में बहुत सारी खिड़की होती है, विंडो होती है, एक विंडो पे लिखा रहता है इमरजेंसी। वो इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आपके साथ जब कोई घटना इस तरह की घट रही हो या घटी हो तो आपको तुरंत उस चीज का एक्शन लेना है। इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आपातकाल या फिर इमरजेंसी। इसी तरह से हमारी लाइफ स्टाइल में हमारे साथ या तो कभी एक्सीडेंट हो जाए, या हम छत से गिर जाएं, या हमारे साथ किसी प्रकार की बीमारी से हम ग्रसित होकर तुरंत हमारे को हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसी इमरजेंसी जब हमारे साथ आती है तो आज हम आपको ऐसे ही डॉक्टर साहब से मिलाना चाहते हैं जिन्हें इमरजेंसी विभाग का बहुत ही खासा अनुभव है। अनेक पेशेंट्स को उन्होंने इमरजेंसी के दौरान अपने अनुभव के साथ ट्रीटमेंट दिया और उन्हें ठीक करके घर भेजा है। तो आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाना चाहूंगा इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर योगेश कुमार। सर, आपका आज पॉडकास्ट विद एचएस शो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू हेमंत जी। ये मेरे लाइफ का पहला पॉडकास्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये आपके साथ है। अच्छा लगेगा आज आपसे बात करके, आपके सवालों का जवाब देके। निश्चित रूप से सर, मैं भी बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मेरे लिए भी मेरे पॉडकास्ट की जो लाइफ चल रही है इसमें पहला पॉडकास्ट होगा जब मैं किसी इमरजेंसी डॉक्टर के साथ बात करूंगा। और बहुत अच्छी बात ये होगी वो डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमें मतलब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे पॉडकास्ट में इस तरह से बात कर पाऊंगा जिस तरह से मैं सबसे करता आया हूँ। और नो डाउट बहुत अच्छा पॉडकास्ट, ये अभी तक के जितने भी पॉडकास्ट हमने की है उनमें सबसे अच्छा पॉडकास्ट होगा। मनोरंजन में ही हम आपस में बात करके हमारे दर्शकों को बता देंगे कि इमरजेंसी में किस चीज को हमें ध्यान रखना, किस चीज पे सतर्क रहना है। जी जरूर। तो डॉक्टर साहब, ये बातें हमारी चलती रही यारी दोस्ती की। आज दर्शकों को जिस मुद्दे के लिए हम दोनों बैठे हैं दर्शकों को बताने के लिए, उसकी शुरुआत करें। जी। आप कितने साल से डॉक्टर हैं? आज के डेट के हिसाब से मुझे तकरीबन 11 साल हो गए जी। और ये सारे 11 साल मेरे एमबीबीएस के बाद मैंने इमरजेंसी मेडिसिन और आईसीयू इसको ही दिए हैं। तो मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है टोटल एज ऑफ टुडे। इतना लंबा अनुभव आपको इमरजेंसी विभाग का रहा है, ये इमरजेंसी है क्या? सर, किसी भी अस्पताल में अगर आप जाएं तो पेशेंट की कैटेगरी को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला भाग होता है
मान लो आपको सर्दी खांसी हो गई, हम्म, तो आप ओपीडी में जाकर बैठते हैं और बैठने के बाद आपका नंबर लगता है। लेट्स अज्यूम आपका नंबर 21 है, तो 21 आने तक आप 1-1.5 घंटा आराम से इमरजेंसी अपने ओपीडी में बैठ सकते हैं, और जब आपको डॉक्टर देखेंगे तो आपका इलाज कर देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें 10 मिनट भी अगर आप लेट हो गए तो आपकी सीधे जान जा सकती है जी। उसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। और ये इमरजेंसी सिचुएशन है, ये जानने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। ये आम आदमी भी बता सकता है कि ये ओपीडी लायक पेशेंट नहीं है। जैसे कोई बेहोश हो गया घर पे, तो आप ओपीडी के लाइन में नहीं लगोगे, आप सीधे आपातकालीन इमरजेंसी रूम जो है वहां जाओगे, वहां का डॉक्टर आपको देखेगा। तो मैं बेसिकली वो काम करता हूँ। जी सर, मुझे आप ये बताएं, आपने इमरजेंसी की बात करी कि हमें सीधे ओपीडी में न लगते हुए हमें सीधे इमरजेंसी विभाग में जाना है। अगर मेरा घर गांव में है, शहर से दूर है, और गांव में तो इमरजेंसी विभाग होता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या कदम उठाने चाहिए? सर, आपके गांव के सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी विभाग होता है। ये लोगों को पता नहीं है, ये एक्चुअली इसलिए मैंने आपसे इसलिए कहा कि शायद गांव में इमरजेंसी विभाग नहीं होता। गांव में भी, और छोटे से छोटे गांव में भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। वो भले ही कमरा छोटा होगा, लेकिन होता जरूर है, जहाँ पे इमरजेंसी में ट्रेंड फिजिशियन जो डॉक्टर होता है वो 24 आवर्स अवेलेबल होता है। वहाँ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एक बड़े हॉस्पिटल में भी होते हैं, और इसमें आपका बहुत फायदा हो सकता है। ये मत सोचिए कि गांव का हॉस्पिटल है वहाँ इमरजेंसी नहीं होगा, वहाँ होता है, हर जगह होता है। बिना उसके सरकार हॉस्पिटल बनाने की परमिशन आपको देगी ही नहीं। इसी परिस्थिति में मुझे सबसे पहले मेरे ग्रामीण क्षेत्र में या जो भी नजदीकी अस्पताल है, भले गांव का हो शहर का हो, तो मुझे वहां जाना चाहिए। सिचुएशन बताइए। सिचुएशन मान लीजिए एक एक्सीडेंट की हम बात कर लें, रोड एक्सीडेंट हो गया गांव में और उसको बहुत गंभीर चोट आई है, पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि माथा ही खुल गया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या मैं उसको गांव के नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाऊं? सर, प्रिलिमिनरी इलाज मतलब जो शुरुआत का इलाज होता है, वो जितना जल्दी आप दे सको वो आपको देना चाहिए। चाहे वो हार्ट अटैक हो, या जो एक्सीडेंट की आपने बात की वो हो, या पैरालिसिस का अटैक हो, क्योंकि इसमें जितना देरी आप करेंगे इलाज में, उतने ही जल्दी पेशेंट की जान जा सकती है। तो प्रिलिमिनरी इलाज के लिए आप अपने गांव के डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नहीं तो भी वो अगर माथा खुल गया जो आप कह रहे हैं, उसको सूचर करके, माने टाके मार के उसकी ब्लीडिंग रोक सकता है। आपकी एक आईवी एक्सेस लेके आपको कुछ दवाइयां लगा सकता है जिससे आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो। आपका बीपी अगर बहुत कम हो गया तो उसको सेटल कर सकता है। जैसे थोड़ा बहुत पेशेंट सेटल हो जाए और आपको ऐसा लगे कि इस अस्पताल में मेरा इलाज नहीं होगा, तब आप किसी बड़े अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर आप ये बोलते हैं कि मैं गांव के अस्पताल में नहीं ले जाऊंगा, मैं सीधे बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा, तो इसमें बहुत खतरा हो सकता है। उसकी जान चली जाए। हो सकता है उसकी जान चली जाए, कंफर्म उसकी जान जा सकती है, कंफर्म उसकी जान जा सकती है। और ऐसा हमने होते हुए बहुत बार देखा भी है। लोग गांव के हॉस्पिटल आते ही नहीं ये सोच के यहाँ कुछ इलाज ही नहीं होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता भले ही, क्योंकि उनके पास वैसी सुविधाएं नहीं होती, उपकरण नहीं होते, मशीन्स नहीं होते। लेकिन बेसिक इलाज कोई भी डॉक्टर जिसने एमबीबीएस की हो या पैरामेडिकल सर्विसेज की हो, वो बेसिक इलाज आपका कर सकता है, इस कदर कि आप 2 से 3 घंटे के लिए स्टेबल रहें और आप बड़े शहर पहुंच जाएं। जी। हम इमरजेंसी को पहचाने कैसे? हमें कैसा पता लगेगा कि वास्तव में अब ये इमरजेंसी आ चुकी है? सर, डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियोज में। जैसे हम ब्रेन की बात कर लें, अचानक से पेशेंट बैठा था, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, और बात करते करते मैं इस तरफ बेहोश हो गया, बेशुद्ध हो गया, ये इमरजेंसी है। अगर मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बैठे बैठे इतनी ठंडी है आज नीमच में, और मुझे पसीना आने लग गया, लोगों ने स्वेटर पहना हुआ है लेकिन मुझे पसीना आ रहा है, ये एक इमरजेंसी है। अगर मेरी सांस फूल रही है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये भी इमरजेंसी है। तो पेशेंट की हालत अगर आपको खराब होते हुए दिख रही है, ये बहुत सिंपली आपको पता चल जाता है, तो इसको हम इमरजेंसी कहेंगे। ऐसे में आपको जाना ही चाहिए। जी।
साधारण बुखार समझ लेते हैं, बुखार आने पर मुझे एक बुखार हो रहा है, एक नॉर्मल सी सर्दी खांसी हो रही है। अभी हमने कोविड देखा, कोविड आने के बाद लोग एक्टिव हुए कि ये सर्दी जुकाम बुखार जानलेवा भी हो सकता है। तो क्या साधारण बुखार भी एक इमरजेंसी ले सकता है? सर, बुखार एक सिग्नल होता है जो शरीर आपको देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आम बात नहीं है। अगर आपको बुखार आ रहा है और साथ में उसकी बेहद ठंडी लग रही है, कपकपाहट हो रही है, गर्दन में जकड़न होने लगी है, आप बहकी बहकी बातें करने लगा है आपका पेशेंट, या बेहोश हो गया, या बुखार दिन में 3 से 4 बार आ रहा है, अगर बुखार का टेम्परेचर आप नापें तो वो 101 से ज्यादा है, 99.6 के ऊपर हम बुखार बोलते हैं, 100 तक है ठीक है, 101 से अगर ज्यादा है, भले ही वो पहले दिन आ रहा हो, तो इसको हम जानलेवा बुखार बोल सकते हैं। ऐसे में आपको घर पे बैठ के वो पैरासीटामोल की गोलियां नहीं खानी है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, और ऐसे में भी ओपीडी में नहीं जाना चाहिए, आपको इमरजेंसी कमरे में जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभार अगर बुखार माथे पर चढ़ गया तो उससे पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकती है, जिससे पेशेंट पूरी तरह लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो सकता है। इसलिए हम बुखार को कभी भी लाइटली नहीं लेते, और मरीजों को भी नहीं लेना चाहिए। सर, ऐसे ही हमने देखा है कि आमतौर पर अभी सर दर्द होने की बीमारी चल चुकी है। बहुत से इसको टैबलेट लेके दूर कर देते हैं, दर्द बंद भी हो जाता है, फिर पता लगता है 1-2 दिन बाद फिर दुख रहा है, तो स्वतः ही इसको माइग्रेन समझ लेते हैं। कई डॉक्टर भी शायद प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि माइग्रेन है, तो माइग्रेन की गोलियां स्टार्ट हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि समय बीत जाता है और वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो क्या एक आम सर दर्द को हम कैसे पहचाने कि ये एक इमरजेंसी का रूप ले सकता है? सर, सरदर्द अगर आपको आज एक बार हुआ और आपने गोली खा ली और ठीक हो गया जी, तो इसको हम आम सरदर्द बोलेंगे। आज खाई, ठीक हो गया, कल वापस आ रही है, परसों वापस आ रही है, चौथे दिन वापस आ रही है, कभी कभी दिन में 2-3 बार आ रही है। इस कदर भयानक सरदर्द होता है कि मैंने जवान लोगों को रोते हुए देखा है। एक एडल्ट आदमी या एक महिला सरदर्द की वजह से रोती नहीं है, अगर वो रोने लगी है तो ये भयानक सरदर्द है। इसका कारण माइग्रेन भी हो सकता है, इसका कारण आपके बीपी बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो माथे के छोटी छोटी जो नसें होती हैं वो प्रेशर के कारण फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो ब्रेन में खून का थक्का जम जाता है बहुत बड़ा, और यही सरदर्द जो आपको पता नहीं था, धीरे धीरे शाम आते आते आप बेहोश हो जाएंगे। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो सीटी स्कैन के द्वारा पता चलेगा कि तो ब्रेन हेमरेज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप घर पे बैठ के कैलपॉल की गोलियां खा रहे थे। कभी कभार ये मान लेना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं पता। बहुत सही बात है। एक आम आदमी को नहीं पता कि लोग खुद ही डॉक्टर बनते हैं। हाँ, खुद ही डॉक्टर बनते। आज मेडिकल की जो दुकान है, मेडिकल स्टोर जो है, वो डॉक्टर हैं। पहले लोग मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दे, तो ऐसे ऐसे काट के कैसे गोली दे देगा आपको आप वो गोली खा लेंगे। अरे वाह, क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी यार, इसने कर दिया इलाज। तो ये खाली पेट गोली खाने का तो आम बात हो गई, वो तो लेना देना। हाँ, कहीं भी मेडिकल में हम जाएंगे तो वो पहले आपको देते हैं, बोले इसको ये दवा लेने से पहले लेना सुबह। हाँ। ना जाने कितने पेशेंट को तो भी पता नहीं होता कि वो गोली है के लिए है। एसिडिटी की गोली है, पेंटोप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं हम लोग। ये बहुत डेंजरस गोली है, ये आम गोली नहीं है, इसको आप रोज नहीं ले सकते। ऐसे रिसर्च बताए गए हैं जिससे पता चलता है कि बार बार एसिडिटी की गोली लेने से आपका किडनी फेल हो सकता है फ्यूचर में। आपका गट बैक्टीरिया, गट में भी एक नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो इंटेस्टाइन होता है, आंतें होती हैं, उसमें भी एक नर्वस सिस्टम होता है, वो खराब हो जाता है पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है। लोगों को पता ही नहीं है। तो मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें, उसने भी पढ़ाई नहीं की है, उसने सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई की है। और अपने आप पे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। हेडेक के ऊपर अगर आप हमारे
किताबों में देखें तो 15-20 पेज का एक टॉपिक होता है। 15-20 पेज पढ़ते पढ़ते आदमी को 15 दिन लग जाते हैं कभी कभी। सही बात। लेकिन हेडेक खत्म नहीं होता। हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं। पहले कारण ढूंढिए, कारण का इलाज कीजिए, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। एक बच्चा आया मेरे पास, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ था, उसका बेटा था। बोला सर बहुत सर दर्द करता है इसका, इतना सर दर्द करता है कि रोने लगता है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया और उनका डॉक्टर का मतलब था झोला छाप, जिनके पास डिग्री नहीं है उनको दिखा दिया। बराबर। सब ने गोली लिख दी। एक दिन में 3-3 पेन किलर खा रहा है। तो मैंने उससे पूछा आपको ऐसा लगा नहीं कि एक डॉक्टर पेन किलर दे रहा है, और डॉक्टर भी नहीं बोल सकते उनको, एक आदमी पेन किलर दे रहा है, दूसरा भी पेन किलर दे रहा है, तीसरा भी पेन किलर दे रहा है, और इसका इलाज नहीं हो रहा है, मतलब पेन किलर एक्चुअली इलाज है नहीं इसका। आपको ऐसा लगा नहीं कभी? ये सवाल आपके मन में आया नहीं? तो मुझे बोला नहीं सर, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो मैंने बच्चे को अपने पास बिठाया। पहले तो वो बात नहीं कर रहा था। फिर मैंने उससे पूछा बेटा क्या हो गया? बोले सर मेरा सर बहुत दर्द करता है, आगे का हिस्सा। ठीक है, स्कूल में कौन से बेंच पे बैठते हो? बोला पीछे के बेंच पे बैठता हूँ। टीचर जो बोर्ड पे लिखती है दिखाई देता है? मुझे तो टीचर ही दिखाई नहीं देती। मैंने बोला मतलब? सर मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो हाँ, उसकी माँ ने बोला हाँ हाँ सर, ये टीवी भी इतना नजदीक से देखता है। और क्लास में सबसे पीछे क्लास में सबसे पीछे बैठ रहा है भाई साहब। तो मैंने बोला मैडम इसका नंबर चेक कराओ, इसको चश्मा लग गया है, इस वजह से इसका सर दर्द कर रहा है। वो गए हॉस्पिटल, नंबर चेक करवाया, चश्मा बहुत मोटा निकला, उसको लगाया। जैसे ही लगाया 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसका सर दर्द पूरी तरह गायब हो गया। अब इसमें पेन किलर खाने की क्या जरूरत थी? हम तो जड़ पे नहीं जाते हैं। दिखा के सर दर्द हो रहा है तो पेन किलर दो, छुटकारा पाओ। ठीक है, वो भी एक हो सकता है शुरुआत में 1 दिन 2 दिन हम देख लें, लेकिन जिस प्रकार आपने बताया कि ज्यादा बार हो रहा है तो उसके भरोसे नहीं रहना है। उसके भरोसे नहीं रहना है, आपको एक बड़े डॉक्टर के पास जाना कुछ चाहिए। जी आपको जाना चाहिए। कुछ कारण है, कोई कारण, पहले कारण ढूंढिए, कारण का इलाज कीजिए, आपका सर दर्द खुद ब खुद चला जाएगा। ऐसे ही बहुत सी जगह होता है, जैसे हाथ पैर दर्द हो गया, पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन बेसिक हम बात करें पेट दर्द। पेट दर्द कई कारणों से होता है। जैसे हम पुरुष की बात करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। महिलाओं में 2 कारण से होता है, उनके पीरियड्स आते हैं तब भी उनको पेन रहता है, या नॉर्मल पेन भी हो सकता है। क्या ये पेट दर्द को भी हम सामान्य समझ सकते हैं? जब आपका पेट दर्द, जैसे सर दर्द होता है वैसे ही पेट दर्द आपका बार बार हो रहा है, पेट दर्द के साथ उल्टी आती है, पेट एकदम सख्त होने लगा है, और आपको कारण नहीं पता चल रहा है कि मैं तो मर्द हूं, मेरे तो पीरियड्स नहीं आते, मैं बाहर का खाता नहीं, मैं शराब नहीं पीता, तो मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है, मुझे बार बार उल्टियां क्यों आती है? जब इसका कारण आप ढूंढते जाएंगे, वो एक डॉक्टर देगा आपको, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि XYZ कारण था इसका, और उस कारण का इलाज करो, पेट दर्द खत्म। लेकिन इसमें भी शुरुआत के कुछ दिन आपने पेन किलर खा लिया। कई लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, उनके पीरियड्स के दर्द पहले दिन होते हैं, 1 गोली खाई, उसके बाद पूरे महीने खाने की जरूरत नहीं। कुछ मैंने देखे हैं 7 दिन तक पीरियड्स होते हैं, 7 दिन 3-3 गोली खाती हैं। इनका पेट दर्द भले ही पीरियड्स की वजह से हो, वो तो चला जाएगा, लेकिन पेन किलर खा खा के जो अल्सर हो रहे हैं उसका अलग दर्द होना शुरू हो जाएगा, अलग जगह पे। उसका क्या करेंगे? ये नहीं करना चाहिए। कारण ढूंढिए, इलाज कीजिए, दर्द चला जाएगा खुद ब खुद। मतलब पीरियड्स टाइम पे हमें ज्यादा टेबलेट नहीं खाना चाहिए महिलाओं। पीरियड्स टाइम पे कभी कभार आप ले लो, ठीक है, लेकिन बार बार नहीं खाना चाहिए आपको, क्योंकि उस पेन किलर के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जिसे हम सोचते हैं कि नहीं इससे तो क्या होगा, एक ही तो खाया मैंने, लेकिन आप एक ही पिछले 15 साल से खा रहे हैं, वो दिक्कत है। सर ये तो आमतौर पे हमारी बात हुई पेट दर्द, सर दर्द, बुखार जो एक आम घर में होती है। इमरजेंसी का विभाग जिससे पहचाना जाता है वो है रोड एक्सीडेंट। आपके पास भी अधिकतर केस रोड एक्सीडेंट के ही ज्यादा आते होंगे जी। तो जब रोड एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए किसी गांव में रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उस पेशेंट को हम उठाएं एकदम से, या उसको एकदम से गाड़ी में भर के
हॉस्पिटल ले जाने की सोचें या उसको थोड़ा आराम दें, क्या करना चाहिए? सर, जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और एक पेशेंट आपको रास्ते पे पड़ा हुआ मिला, अब बाहर से देख के तो पता नहीं लगा सकते कि इसको कहाँ कहाँ पे इंजरी हुई है। बराबर। हो सकता है सर पे हुई हो, आपको दिख नहीं रहा है, गर्दन में हुई हो, आपको दिख नहीं रहा है। अगर आपने उसको गलती से हीरो बन के किसी भी गलत तरीके से उठाया और उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी इंजर हो गई, उसकी भली जान बच जाए, वो जिंदगी भर व्हीलचेयर पे घूमेगा क्योंकि पैरालाइज हो जाएगा। अगर पैर के किसी हड्डी का फ्रैक्चर है और आपने उठाने में कुछ भी आनाकानी कर दी तो वहां से भयंकर ब्लीड होने लगेगा और वो वहीं मर जाएगा। तो क्या करें ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में सर, जैसे हम बच्चे को उठाते हैं वैसे ही पेशेंट को उठाना है। पहले गर्दन, फिर उसका सर और फिर शरीर को इस तरह से उठाना है, ऐसा का ऐसा लेटा हुआ ही रखना है, बहुत धीरे से गाड़ी में। और गाड़ी से जब आप हॉस्पिटल आए, जॉन इब्राहिम की तरह तेज नहीं भगाना है, स्लो चलाना है, क्योंकि रास्ते पे जब स्पीड ब्रेकर आते हैं, जितने स्पीड ब्रेकर होंगे उतना ही झटका लगेगा, उतना ही उसके गर्दन में और प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो उल्टा करते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर, ये तो उसको बिठा के ऐसे भागते हैं गाड़ी लेके जैसे कि कुछ होना ही नहीं है। सामने से हॉर्न भी ऐसा बजाते हैं, हर आदमी उनको साइड भी देता है, और जो पेशेंट के साथ बैठा रहता है, इवन तो मैं भी अगर किसी के साथ बैठा रहूं, मैं ही बोलूं जल्दी चलाओ इसको, जल्दी ले चलें डॉक्टर के पास, तो ये मिथ है। अगर एक एम्बुलेंस ड्राइवर और उसके अंदर बैठा हुआ कर्मचारी जो पैरामेडिक में ट्रेंड है, अगर वो चला रहा है तो उसको एक अंदाजा लग गया होगा इसको कहाँ कहाँ चोट है, तो वो फास्ट चला सकता है कुछ हद तक। लेकिन अगर एक परिवार, आम सामान्य परिवार का एक आदमी है जिसको कुछ आइडिया नहीं है, वो गाड़ी चला के फास्ट लेके आ रहा है और सारे स्पीड ब्रेकर पे उड़ा उड़ा के ले जा रहा है, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन सही मायने में एम्बुलेंस ड्राइवर भी अगर तेज चलाता है तो मैं उसको अग्री नहीं करता उस बात से, उसको भी स्लो ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक पेशेंट को लेके जाने के चक्कर में वो 2 लोगों को और मारे और उसको भी लेके जाना पड़े उसको। तो ये बात का ध्यान उसको रखना चाहिए। सबसे पहले मरीज आपको पड़ा हुआ मिले रास्ते पे तो उसके गर्दन को संभाले, उसके अगर पैरों में कहीं पे भी फ्रैक्चर लग रहा है आपको देखकर तो उसको संभाले, सही ढंग से गाड़ी में लाएं और स्लोली आप अपने पास के अस्पताल जाएं। इसमें भी बड़े अस्पताल में लेके जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो अस्पताल दिख जाए रास्ते पे वहाँ उसको निकाले और स्ट्रेचर पे ले के वहाँ के डॉक्टर को बोले कि सर ऐसा ऐसा मुझे मिला है, अब आप देखो आगे। फिर वो आगे स्टेबलाइज करेगा, सारे शरीर को सही ढंग से स्टेबलाइज करेगा। गर्दन में एक कॉलर होता है, फिलाडेल्फिया कॉलर, एक पट्टा, वो पट्टा लगाएगा, सारे फ्रैक्चर्स को स्टेबल करेगा पहले, उसकी ड्रेसिंग करेगा, उसके बाद आप उसको स्ट्रेचर में भर के कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ऐसे समय में आप अगर थोड़ा सा फास्ट भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद से हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात। हम देखते हैं अमूमन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो शहर से थोड़ा दूर रहते हैं, गांव में बसे रहते हैं, तो वो इमरजेंसी को लेके क्या क्या गलतियां करते हैं? ओके सर, रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले ही हमारे हॉस्पिटल में एक केस हुआ। मनासा रूट के हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया। 20-22 साल का लड़का था। 7 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ। ठीक है। 7:15-7:20 तक भीड़ जमा हो गई और उनको लगा कि इसके घर वालों को बोलना चाहिए, साथ में कोई नहीं था, बाइक पे था वो। किसी ने मोबाइल से फोन लगाया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने क्या किया, और एम्बुलेंस वालों ने उसको एम्बुलेंस में रखा। एम्बुलेंस में रखने के बाद उसको अस्पताल ले आए सरकारी। तब तक बज गए 8। 8 बजे उन लोगों ने स्टेबलाइज किया और उन्होंने कहा कि इसको बड़े सेंटर की जरूरत है, तो वो हमारे अस्पताल ले आए। ठीक है। हमारे अस्पताल आते आते 9 बज गए। 9 बजे पेशेंट के आते ही कुछ मिनटों में हमको पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहले जरूरत थी इसको वेंटिलेटर लगाने की। तो हमने परिवार वालों से पूछा कि हम इसको वेंटिलेटर लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो भी इंजेक्शन लगाने थे वो हमने लगा दिए। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा रुक जाओ, हमारे ताऊजी आ रहे हैं, हमारे बड़े मामा आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 10 किलोमीटर दूर है सर आ रहे हैं। आइडियली 10 किलोमीटर दूर मतलब 20 मिनट।
हमारे अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनको 9 बज गए थे, क्योंकि सरकारी अस्पताल का ऑलरेडी भी 2 घंटे तो हो ही गए एक्सीडेंट। हम रुके रहे, बार बार पूछते रहे। उनके परिवार वाले 11 बजे आए। तब तक उन्होंने हमें कुछ भी करने का परमिशन नहीं दिया। बिना पेशेंट के रिलेटिव के परमिशन के हम कुछ नहीं करते, चाहे जो हो जाए। जी। उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो हमने कुछ किया नहीं। जब तक इनके बड़े मामा जो भी थे वो आते, पेशेंट मर गया। बाद में पता चला वो उसके सगे रिलेटिव थे ही नहीं, वो उनके एरिया के कोई नेता थे। उन्होंने फोन पे बोला ये डॉक्टर लोग बहुत लूटते हैं, मैं आके बात करूंगा। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है। वो हमारे साथ आके बात करने लगे। तो हमने बोला ऐसा ऐसा है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो जब मैंने बात किया तो उनको ऐसा लगा कि होगा कुछ इमरजेंसी, देख के बच्चा खराब लग रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है लगाओ। यही चीज फोन पे 2 घंटे पहले बोल सकते थे, तो शायद वो बच जाता। बच्चा बच जाता। हम जब तक लगाते वेंटिलेटर तब तक पेशेंट का पल्स बहुत डाउन हो गया और स्टॉप हो गया हार्ट। फिर हमने अपनी प्रक्रिया की, लेकिन पेशेंट बच नहीं पाया। तो गांव वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि यही जो नेता मामा जी जो है ना, ये स्पेसिफिक नेता हमारे एरिया के, नाम देते हैं हाँ हमारे एरिया के ये भैया हैं, भाभी हैं, जो भी है, आपके घर वाला कोई मर गया ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो डॉक्टर से बड़े थोड़ी है। वो डॉक्टर से बड़े थोड़ी है। अगर आपने भरोसा करके हमारे अस्पताल लाया है तो आगे आपको पूरा भरोसा करना चाहिए हम पे। बराबर। वो घर जाएंगे, सो जाएंगे खाके। 22 साल का लड़का आपके परिवार का मर गया, उसका कुछ नहीं जा रहा है। आपका बेटा मर गया जिसके पीछे आपने इतने साल लगाए, वो आपका बच्चा है, आपने पैसे लगाए, एजुकेशन लगाई, शायद वो कमाता था, नहीं कमाता था, वी डोंट नो। जो भी है, सब कमाए नहीं कमाए, जिंदगी तो अनमोल है। जिंदगी आप बचाने के लिए बैठे हैं। आपको सामान्य तौर पे डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, और हम जिस भगवान के भरोसे वहां आ रहे हैं और उसी की बात ना माने, तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। और ये आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं हर 1 हफ्ते में 1-2 हफ्ते में 1 या 2 बार ये देखता हूँ कि सर रुक जाओ, हमारे लोग आ रहे हैं। और लोग करेंगे क्या? मैंने बोला करना तो मुझे है। आपको क्या करना है? वो तो करूंगा मैं ना, जो मैं करूंगा। तो उनके लिए वेट करते करते पेशेंट मर जाएगा। और जैसे ही वो मर गया, उसके घर वाले हम पे बहुत गुस्सा हो गए कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला बचा लोगे। मैंने बोला हाँ, मैंने 3 घंटे पहले बोला था, अभी थोड़ी बोला। 3 घंटे पहले बोला था। 3 घंटे तक आप टाइम पास कर रहे थे। बचाने दिया कहाँ आपने बचाने दिया कहाँ मुझे? कल को अगर उनसे पूछे बिना मैं वेंटिलेटर लगा देता तो वो और हम पे गुस्सा होते कि आपने बिना पूछे कैसे लगाया, और ये इलीगल है। मैं किसी से बिना पूछे मैं किसी को कुछ भी प्रोसीजर नहीं कर सकता हूँ जब तक उनके दस्तखत नहीं हो तब तक। ये फॉर्मेलिटी है। ये एक गलती हुई जो अक्सर लोग करते हैं। सेकंड गलती है, बाद में देखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ लगा दो, बाद में कल आएंगे। कल आता ही नहीं, पेशेंट चला जाता है। तो लोग ये क्या समझते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वो हमें लूटने के लिए बैठे हैं। हमने आपके लिए कोई चिकित्सा किसी ने व्यक्ति ने अगर शुरू करी, आपका जैसा पेशा है चिकित्सा का, तो आप किसी को मारने के लिए थोड़ी बैठे हो, आप तो बचाने के लिए बैठे हो। जी जरूर सर, किसी भी पेशेंट का बचना हमारे लिए, शायद हमारे लिए उससे ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ। एक खराब पेशेंट जब हमारे पास आता है और हम उसको बचाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास और पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल आएंगे। अगर ये होने लगा कि पेशेंट नहीं बचा और कंसिस्टेंटली बार बार पेशेंट नहीं बच रहा है इस अस्पताल में, तो लोग हमारे पास आएंगे ही नहीं। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि पेशेंट बचे। और ये मैं एक एज अ डॉक्टर, मेरा मन इस बारे में बहुत क्लियर है कि सिर्फ पेशेंट का इलाज और अच्छे भाव से पेशेंट का इलाज करना ज़रूरी जितना भी हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अस्पताल में इस कदर का बिजनेस ला के दूँ जिससे पेशेंट
अच्छा हो और उससे हॉस्पिटल को पैसा मिले। अगर आपको ये लगता है कि पेशेंट को लाने के बाद हम लूट रहे हैं तो ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि जो जांचों की जरूरत पड़ेगी वो तो पड़ेगी ही। हाँ, सही बात। उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सर में ब्रेन हेमरेज है तो सीटी स्कैन मुझे लगेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि सीटी स्कैन क्यों करा रहे हो सर, इतना महंगा जांच है, थोड़ा थोड़ा खून का जांच कर लो और फिर पता चल जाएगा। अगर इतनी जानकारी आपको थी तो आप हॉस्पिटल क्यों आए? आप घर पे ही करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक नॉर्मल सी बात आती है इमरजेंसी के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उस दौरान क्या है कि उनको दिखता नहीं है, खेतों के बीच सांप आ जाता है, सांप उनको काट जाता है, बिच्छू काट जाता है। तो एक तो ये झाड़ फूक वाला सिस्टम, क्या ये उचित है कि झाड़ फूक से सांप का डंक या किसी बिच्छू का डंक जहर उतर जाता है? दूसरी बात ये कि ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति को सांप काट जाए या बिच्छू काट जाए या कोई भी जहरीला जानवर काट जाए, उस समय उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, यह पता है? तो झाड़ फूक से फर्क तो पड़ता है। मैं भी वही सीखने वाला हूँ अभी कैसे करते हैं। तो आपके अगली ट्रेनिंग मेरे पास एक रणछोड़ दास बाबा है। हाँ, वो भी मैं ही बन के आऊंगा दाढ़ी बड़ा करके। तो उनसे आपकी मुलाकात कराएं, वो आपको झाड़ फूक भी सिखा देंगे। तो सर्वप्रथम पेशेंट जब आएगा ना, तब सबसे पहले आप झाड़ा लगाऊंगा और उसके बाद उसको अगला ट्रीटमेंट देना। सोचिए ना कैसा लगेगा, एक पेशेंट आया, मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए और मैं झाड़ू लेके उसके सर पे मार रहा हूँ, अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे आपके आज जो हम ड्रेस देख रहा हूँ, इस ड्रेस में केवल आपको एक ऊपर मुझे ब्लैक हाँ जो साफा होता है वो पहनाना है, और ये आपका स्टेथोस्कोप हटा के एक माला डालनी है। तो शायद आप भी वो रोज निभा लेंगे। निभा सकता हूँ। सांप ने काटा, हाँ ठीक है, पेशेंट को ले आए, फिर एक आदमी अंदर घुसा, अपने हाथ में उसकी थैली थी, तो मुझे लगा पुराने पेपर, डायबिटीज, बीपी के कुछ गोलियां होगा। तुम बोले क्या है, पेपर लाया? नहीं सर, यही सांप ने काटा है। उसी सांप को मार के ले आए वो कि सर अभी आप सांप को देखो और बताओ। तो आपने फिर सांप का इलाज करवाया, पेशेंट का इलाज करा? मैं तो उस आदमी का इलाज करना चाहता था। मैं उसको पूछना था उसको कि तूने जो भी भांग खाया है मुझे भी चाहिए। तेरे मन में आया कैसे कि मैं सांप को मार के आऊं? तुझे सांप मिला कहां से? सर सांप के काटने के बाद कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी। मैंने कुछ देखे हैं ऐसे केसेस। अस्पताल नहीं लेके गए लेकिन झाड़ फूक करने लगे, मंत्र उच्चार करने लगे, उससे ठीक नहीं होता, पेशेंट मर सकता है। ब्लेड लेके जहां पे सांप ने काटा है वहां पे कट मार दिया, जहर निकल जाएगा, वो भी नहीं निकलता, नहीं कर सकते आप। फिल्मों में जैसे दिखाते थे कि जहां सांप ने काटा वहां अपना मुंह घुसेड़ के वहां से खुद नागिन बन के या फिर वो बीन से नाक को मिलाते हैं, नाक को फिर वापस से जहर चूकता है। हाँ, ये सब नहीं और करना है। एकदम से हीरो हीरोइन खड़ा हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ करने की प्लानिंग है तो मुझे बुला लो, मुझे ये सब देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन ये करना नहीं है। उस हिस्से को जहां पे सांप ने काटा है उस हिस्से को सही ढंग से पानी से धोना है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल आना है। एंटी स्नेक वेनम के कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जितना जल्दी आपको लगेंगे सांप का जहर उतनी जल्दी निकल जाएगा। रही बात उस घाव की, उस घाव के आसपास कई बार इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो सांप काटने से ज्यादा डेंजरस नहीं होता। जितना जल्दी आपको वो इंजेक्शन मिलेंगे उतना ही जल्दी आप ठीक होंगे। ये सरकारी अस्पतालों में भी मिलता है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिलता है, हर जगह मिलता है। तो आपको वेट नहीं करना, तुरंत उसको गाड़ी में रखा, जैसे मैंने कहा था, अस्पताल आए, अस्पताल में आते ही आपको डॉक्टर से कहना है कि सांप ने काटा। हाँ, और जहाँ काटा उसके आसपास टाइट कपड़ा भी नहीं बांधना, इससे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वो पैर काटने की नौबत भी आ सकती है, गैंग्रीन बोलते हैं हम लोग, वो भी नहीं करना है। डॉक्टर उसके बाद का कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना। कुल मिला के ऐसा जहरीला जानवर काटे तो किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, ना खुद का दिमाग लगाए, तुरंत हम हॉस्पिटल की ओर जाए। अपना दिमाग कभी नहीं लगाना है। दिमाग तो आप तब लगाओगे ना जब आपको पता होगा कि जैसे मैंने अगर मेरे लाइफ में 1000 स्नेक बाइट के केस देखे हैं तो अनुमान लगा सकता हूं कि 2 घंटे बाद आया तो ये करना है, 3 घंटे बाद आया तो ये करना है। सही बात। आपने कितने देखे?
एक अब पहले ही हो रहा है मेरे सामने, तो पहले ही हो रहा है और आपके मैं उसी सामने, पे प्रैक्टिकल करने लग जाऊं। तो ये स्टैटिस्टिक्स ही गलत है, आपका जो रेशियो है वही गलत है। अगर मैंने भी एक देखा होता तो मैं कंफ्यूज होता, लेकिन मैंने 1000 देखे हैं तो मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ, आप नहीं लगा सकते। वो काम आप हम पे छोड़िए, वो हम कर लेंगे। ऐसे ही ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हुई। हम घर में देखते हैं आजकल युवा थोड़ा इमोशनल हो चुका है, प्रेम प्रसंग में ज्यादा पड़ चुका है। प्रेमिका छोड़ जाती है तो प्रेमी कुछ गटक लेता है, पीछे से परिवार परेशान होता है। तो ऐसे में परिवार को उस टाइम क्या करना चाहिए? परिवार को उस अब टाइम आप ये मत कहना प्रेमिका को बुला लेना चाहिए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अगर पेशेंट ने, अगर मरीज ने जहर पी लिया तो उसको उल्टी कराने की जरूरत नहीं है। लोग ये करते हैं, मैं तो हॉस्पिटल में देखा है, उसको पानी पिलाते हैं, उसको बार बार उल्टियां करवाते हैं। नहीं करना है, ये नहीं करना है। पानी पीते हो तो जहर और स्प्रेड होता है नीचे, स्टमक में है, आपने पानी पिला के उसको इंटेस्टाइन में लाया, आंतों में ले आए, अब वो इंटेस्टाइन के द्वारा नर्वस सिस्टम से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या करना है फिर से? इसको हम गैस्ट्रिक लवाज नाम की एक चीज है वो बोलते हैं। आप जैसे ही जहर खाते हो, आपके नाक के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है आपके पेट तक, और वहां से जहर को एस्पिरेट करने की कोशिश, मतलब खींचने की कोशिश की जाती है। जैसे ही थोड़ा बहुत एस्पिरेट किया, उसके बाद वॉश दिया जाता है। कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो हम पेट में डायरेक्ट नाक से एडमिनिस्टर करते हैं, वो एक ट्यूब के द्वारा होता है। ये सब घर पे नहीं करना आपको, ये हॉस्पिटल में ही करना है। इससे जहर जल्दी कम हो सकता है। उस जहर का एंटीडोट, मतलब उस जहर को मारने वाला एक केमिकल, वो हॉस्पिटल में हमेशा अवेलेबल होता है। हमको आइडिया होता है कि अगर मॉर्टिन पी लिया तो क्या करना है, अगर कीड़े मारने की दवा पी ली तो क्या करना है, ये सब हमको पता होता है। तो वो इंजेक्शन के द्वारा, उस आरटी के द्वारा हम देते हैं। इस वक्त भी आपको पेशेंट को हॉस्पिटल तो ले आना है, लेकिन इस कंडीशन में जहाँ उसने जहर पिया है उसको लेटा के नहीं लाना है, उसको गाड़ी में बिठा के लाना है। क्योंकि लेटा के लाओगे तो हो सकता है कि उसके जबान की जो सिक्रीशन है, जिसको हम थूक बोलते हैं, वो उसके लंग्स में चला जाए, उसको निमोनिया हो जाए, या उसने गलती से उल्टी कर दी तो वो तो होश में नहीं है, वो सारा लंग्स में चला जाता है और उसको निमोनिया होता है, और वो जहर से पहले नहीं, निमोनिया से पहले मरता है। अच्छा, बिठाना है, या बिठा नहीं सकते तो लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना है उसको, पेशेंट को। जैसे हम करवट लेते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, वैसे लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेना है। ऐसे ही पोजीशन में उसको अस्पताल लाना है। फिर सब हम लोग कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे ही हम देखते हैं कि किसी खंबे पे कोई व्यक्ति तार सही करने लगता है तो उसको अचानक बिजली का झटका लगता है और गिर जाता है। तो इसमें आमतौर पर लोग क्या गलतियां करते हैं? जैसे इस तार पे जो लाइट लगी हुई है, इस तार पे आपने हाथ लगाया और आपको बिजली का झटका लगा, तो सबसे बेकार चीज मैं ये कर सकता हूँ कि आपको ऐसे पकड़ के खींचूं, क्योंकि उस तार से सिर्फ अभी आप नहीं मरोगे, मैं भी मर जाऊंगा साथ में। बिजली का झटका लगने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है ऑन द स्पॉट। तो ये नहीं करना। इसकी जो लाइट सोर्स है उस बिजली की, उसको बंद करना है। आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है उससे उसको पकड़ना है ताकि उसका शरीर आपको टच ना हो, और पीछे खींचना है। ये करना है। ये 2 चीजें करो, उसको वहां से निकालो और तुरंत अस्पताल ले आओ। उससे हम उसके हार्ट की जो बीट्स हैं, उसकी जो दिल की धड़कन है, उसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये खराब हो रही है, सही है, जैसे भी चल रही है, और उसका इलाज करके हम ठीक कर सकते हैं। सर, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी कि अगर खंबे से पेशेंट को झटका लग रहा है तो डंडे से उसको मारने लग गए। डंडे से मारने लग गए, किसी ने चप्पल निकाल के मारने लग गए। उसको मारना नहीं है, आपको वो सोर्स बंद करना है, और जो टी शर्ट आपने पहनी होगी उससे पकड़ के उसको खींच लो। हाथ से खींचने मत जाओ, आपको भी करंट लगेगा। वो तो लगना ही हाँ, की बात है। उससे खींचो। और अगर आपने पैर में प्लास्टिक का चप्पल पहना होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। खींच लो पीछे, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल ले आओ।
सर ऐसे केस में क्या होता है, कोई पेशेंट गिर जाता है और बेहोश हो गया, तो लोग उसको क्या पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, पानी ठूसते हैं उसके मुंह में, नहीं पीता तो भी ठूसते हैं, तो क्या उचित है? ये फिल्मों में दिखाया है ना हमको, कोई बेहोश हो गया तो अरे माँ जी गिर गई तो लाओ पानी लाओ, फिर उसके मुंह में घुसेड़ा पानी, ये सब नहीं करना, क्योंकि बेहोश पेशेंट के मुंह में अगर आप पानी डालोगे तो वो सीधा लंग्स में जाता है, क्योंकि पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें निगलूं या सांस लूं, तो वो सीधा लंग्स में जाएगा और उसको निमोनिया हो जाएगा और वो मर जाएगा। बेहोश पेशेंट भले वो किसी तरह से बेहोश हुआ हो, तो उसको पानी मत पिलाओ, पानी नहीं पिलाना, पानी मत पिलाओ। अगर बेहोश समझो ऐसा हो गया गलती से कि शुगर कम हो गई अचानक से, इंसुलिन कुछ पेशेंट्स लेते हैं, उनका शुगर रात में कम हो जाता है, पानी नहीं पिलाना है, चीनी उनके जबान पे रखनी है, ग्लूकोज का जो डब्बा आता है उसमें से चीनी से ग्लूकोज चम्मच से ग्लूकोज निकाला, उनके जबान के नीचे रखनी है, थोड़े टाइम में सेटल हो जाएंगे और तुरंत अस्पताल लाना है। शुगर अगर डेंजरसली कम हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है। जी सर, एक नॉर्मल सी बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, गैस को लेके सब पेशेंट परेशान है, एक चेस्ट पेन भी होता है, तो चेस्ट पेन को हम गैस समझे या चेस्ट पेन समझे? चेस्ट पेन दोनों में होता है। आपका सवाल ये है कि गैस समझे या हार्ट अटैक समझे? हाँ, गैस समझे या हार्ट अटैक समझे? ठीक है सर, हार्ट अटैक का चेस्ट पेन और एसिडिटी और गैस का जो चेस्ट पेन होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। एसिडिटी के चेस्ट पेन में आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से कोई तो पिन चुभा रहा है छाती पे, शार्प पिन ऐसे लग रहा है। और जो चेस्ट पेन जो हार्ट अटैक में आता है उसमें ऐसा लगेगा किसी ने एक 10-12 किलो का पत्थर आपके छाती पे रख दिया और आप सांस नहीं ले पा रहे हो। एसिडिटी का जो दर्द होता है वो गोली खाते ठीक हो जाता है, चेस्ट पेन का जो दर्द होता है वो गोली खाते ठीक नहीं होता। एसिडिटी के दर्द में आपको पसीना नहीं आएगा, लेकिन हार्ट अटैक वाले दर्द में आपको बैठे बैठे ठंडे ठंडे पसीना आने लगेंगे। पसीना तब आता है जब शरीर गर्म होता है, जब भाग रहे हो, यहाँ जा रहे हो, लेकिन बैठे बैठे ठंडे पसीने आ रहे हैं तो वो हार्ट अटैक है। इधर सिनेरियो में आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, क्योंकि गलती से भी अगर वो हार्ट अटैक निकला तो आपकी जान जा सकती है। स्ट्रोक के लक्षण सिंपल शब्दों में कैसे पहचाने? स्ट्रोक का मतलब आम भाषा में अगर मैं समझाऊं तो पैरालिसिस। पैरालिसिस में 3 से 4 ऐसे लक्षण हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक कि बात करते करते आपका मुंह टेढ़ा हो गया, ऐसे इस तरफ से। जब आप बात कर रहे हो तो आपकी जबान लड़खड़ाने लगी है, बेहोशी आ रही है, या दोनों हाथ या दोनों पाँव में से एक जो पाँव या हाथ है वो आप चाहते हुए भी उठा नहीं पा रहे हो, या उसकी दूसरे हाथ के हिसाब से पावर कम हो गई है। आइडियली दोनों की होती है, लेकिन अगर सिर्फ एक की हो रही है तो इसको हम पैरालिसिस का अटैक बोलेंगे। ऐसे सिनेरियो में 4.5 घंटे के अंदर अगर इलाज किया जाए तो ऑन द स्पॉट आपका पैरालिसिस ठीक हो सकता है। ये मैंने देखे हैं। अच्छा। कि उनको ऐसा लगा कि मेरी बच्चा पढ़ा लिखा था, उसको समझ थी इस बात की, उसने देखा कि उसकी माँ टीवी देख रही थी और रिमोट राइट हैंड से उठा रही थी, रिमोट रखी है लेफ्ट हैंड की तरफ, ऐसे उठा नहीं रही है, वो राइट हैंड से उठा रही है, जबकि उस महिला को पता भी नहीं पड़ रहा। उसकी महिला को पता भी नहीं पड़ रहा। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हो गया, तो उसने बोला बेटा ये काम नहीं कर रहा है, 15-20 मिनट हो गए। तो वो डर गया, और जब उसने बोला कि काम नहीं कर रहा है तब उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। समझ में आ गया, तो उसको समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। उसको अस्पताल ले आए, हमने MRI किया, हमें पता चल गया कहाँ है स्ट्रोक। कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जैसे खून पतला करने के इंजेक्शन, वो लगाए और इमरजेंसी रूम में ही पेशेंट ठीक हो गई, उसका पैरालिसिस पूरी तरह खत्म हो गया। फिर भी सेफ साइड के लिए हमने उनको एडमिट किया और 2 से 3 दिन में वो डिस्चार्ज हो गई। आज वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बच्चे को इस जानकारी थी और उसको पता चल गया कि गड़बड़ हो सकती है। तो देखा आपने दर्शकों, कितने अच्छे और मजेदार अंदाज में हमारे डॉक्टर साहब ने आपको उस क्षण की जानकारी दी जो आपके लिए मजेदार नहीं है, ना ही मजाकदार है। वो जानकारी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हर प्रकार की होती है, कितने ही प्रकार की होती है।
आपको पहचानना है कि आपकी इमरजेंसी कौन सी है और उस वक्त आपको क्या करना है। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से बताएगा। आपने अंत तक वीडियो देखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अभी तक जिन भी हमारे श्रोताओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद और अच्छे पॉडकास्ट हम आपके लिए लाएंगे। ऐसे डॉक्टर साहब से हम आपको फिर मिलाएंगे। ऐसे ही हम अनेक गेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट शूट करा है मेरे मित्र मुकेश जी धनगर, नीमच लाइव भजन गायक की ओर से किया गया है। उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद।